नमस्ते, आदाब एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट में। एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया, तो जो भी लोग रिपीटर थे उनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको पता चल गया है करना क्या है। और आई होप कि वो लोग अपने अपने स्केड्यूल पर लग गए। शाम के 7 बजे वाला सेशन यूट्यूब पर और खुद से एक मॉक, ये काम उनका चल रहा है। पर जो लोग बिगिनर हैं, उन बिगिनर्स लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर अभी समझ में नहीं आ रहा होगा क्या करना क्या नहीं करना। बहुत सारे वीडियोस आपके पास एक के बाद एक आ रहे हैं, और उनमें से बिगिनर्स में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक स्ट्रैटेजी बना ली होगी और काम शुरू कर दिया होगा, और कुछ ऐसे होंगे जो अभी तक फिगर आउट नहीं कर पा रहे होंगे। तो बस ऐसे ही स्टूडेंट के लिए ये छोटा सा सेशन मैंने रखा हुआ है। तो यार देखो, बात तो सही है, एसबीआई क्लर्क का पेपर आसान आएगा, पर अब ये पर के ऊपर ही ये सारा का सारा सेशन डिपेंड है कि ये पेपर आसान आएगा, पर क्या हम लोग इसको क्लियर कर पाएंगे। इसको क्लियर करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, सारी चीजें इस छोटे से सेशन में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, मैं ये एक्चुअली ये थंबनेल और इस सेशन का टाइटल है ना, आप ही में से किसी स्टूडेंट के कमेंट से इंस्पायर हुआ है। कोई तो एक वीडियो मैंने बनाया था, उस वीडियो के नीचे स्टूडेंट का कमेंट आया था, सर झुकेगा नहीं, अब तो फोड़ीज देगा। बहुत अच्छा है ना, ये जो माइंडसेट है पॉजिटिव माइंडसेट, बहुत अच्छा। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये झुकेगा नहीं साला पिक्चर में ही अच्छा लगता है, जिंदगी में अच्छा नहीं लगता। अगर अपन एसबीआई के एग्जामिनेशन को बोल देंगे झुकेगा नहीं साला, एसबीआई बोल देगी लंच के बाद आना, अभी नहीं अगली बार, है ना। तो टोटल सरेंडर करना, हमें कहां पर सरेंडर करना है? सिलेबस के सामने, एग्जामिनेशन पैटर्न लेवल के सामने। मतलब क्या सरेंडर करना है? मतलब क्या सरेंडर करना है? मतलब हम लोगों को सिर्फ उन्हीं चीजों पे काम करना है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको तुरंत किनारे कर देना है, उसको साइड कर देना है। ठीक, तो झुकना किसके सामने है? झुकना हमें सिलेबस के सामने है, झुकना हमें एग्जामिनेशन लेवल पैटर्न वैरायटी के सामने। अब किसके सामने नहीं झुकना? हर बार झुकना अच्छा भी नहीं होता सर, हमें झुकना नहीं अपनी गलत आदतों के सामने। क्योंकि अब नया नया गर्म जोश है, नोटिफिकेशन आया भाई साहब इतनी सारी वैकेंसीज दे रखी है, अब नया नया जोश है। तो इस गर्म जोशी में बहुत शुरू में एकदम जोश के साथ एकदम अच्छे से काम होगा, पर जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे वैसे वैसे यही जोश सबके अंदर नहीं रहेगा। तो अपने अंदर की ये जो गलत आदतें होती है कि शुरू में एकदम जोश, जैसे जैसे टाइम चला जाएगा वैसे वैसे वो ठंडा, अपनी इन गंदी और गलत आदतों के सामने झुकना नहीं है। कई बार ऐसा होगा आप लोगों के लिए, यार अभी बहुत पढ़ लिया है, बहुत कर लिया है, तो अब नहीं, अब थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। ठीक, पेपर तो वैसे बहुत टाइम है उसको। तो ऐसा जब भी मन कहे, मन के सामने झुकने का नहीं, समझ लगा है, झुकने का नहीं मन के सामने। तो यहां पर आप लोगों को सरेंडर कहां पर करना है? सिलेबस के सामने। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, क्योंकि मैं अभी यहां पर देख रहा हूं कुछ दिनों से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट उनका लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है, जैसे ही वो डिस्कशन करने जाता हूं जनता गायब हो जाती है ना। जहां पर आसान क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है वहां पर जनता को बहुत मजा आता है। तो इसमें मेरा नुकसान नहीं है। जो लोग अच्छे लेवल से भागेंगे वो बैंक में कभी नहीं पहुंचेंगे, याद रखना। ठीक है, अब 2-4 चीज़ें जो मुझे आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करनी है। पेपर आसान आएगा, ये एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स आसान आएगा, एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स आसान आएगा, और मेंस पसीने छुड़वाएगा। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत क्रिस्प तरीके से मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं आपको प्री और मेंस के लिए करना क्या है। प्रीलिम्स बहुत आसान आएगी, पर वो आपके लिए नहीं सारी दुनिया के लिए आसान होगी। तो आपको करना क्या है, अभी प्रीलिम्स के लिए आपको, ये तो पैटर्न वगैरह आपने देख ही लिया होगा, एक बार मैं बस ऐसे ही दिखा रहा हूं, इसके ऊपर टाइम अपन नहीं देंगे। आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ज्यादातर स्टेट की कट ऑफ प्रीलिम्स में 70 to 80 के बीच में है। कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स है जिनकी कट ऑफ 50 के आसपास भी है, 60 के आसपास भी है, कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स है जिनकी कट ऑफ 80-85 भी है ना। बट मैक्सिमम स्टेट की कट ऑफ 70-80 के आसपास है। आप गूगल करोगे अपनी स्टेट की कट ऑफ मिल जाएगी। आई वुड सजेस्ट
जिस किसी की भी स्टेट की कट ऑफ जो भी है उससे 5 मार्क मिनिमम ज्यादा टारगेट करके चलो। आपके स्टेट की जो भी कट ऑफ रही है पिछले 3 साल की एवरेज, बहुत सारी चीजों पे कट ऑफ डिपेंड करती है, वैकेंसी कैसी थी, पेपर का लेवल कैसा था, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है। बट टू बी ऑन द सेफर साइड आई वुड हाईली रिकमेंड कि 5+ आपके स्टेट का जो भी कट ऑफ है उससे 5 मार्क्स ज्यादा टारगेट करके चलो। अब अचीव कैसे करना है, ठीक है, वो भी बात करेंगे। मेंस एग्जामिनेशन में ज्यादातर स्टेट्स की कट ऑफ जो है अगेन ये भी 80 to 110 कुछ कुछ 120 ऐसा कट ऑफ देखने को मिलता है, तो इधर भी वेरिएशन है। तो इधर भी मेंस का जो भी कट ऑफ होगा उससे 5-10 मार्क आप एक्स्ट्रा टारगेट करके चलोगे, ठीक है। गूगल पर आप सर्च करोगे आपको कट ऑफ मिल जाएगी। अब मैं बात करता हूं आपको करना क्या है। सबसे पहले बात करूंगा प्रीलिम्स के लिए और फिर साथ ही साथ में बात करूंगा मेंस के लिए, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, प्रीलिम्स का पेपर आपका क्लर्क का बहुत आसान आएगा, बहुत आसान आएगा। तो 20 मिनट में 35 मार्क्स दिए हैं। मैं एक ऑन एन एवरेज टारगेट लेके चल रहा हूं 30 या 30+। आइडियली आपके पेपर में 33-34 मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं एसबीआई क्लर्क में। वो भी मैं 1 या 2 मार्क मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड की वजह से छोड़ देता हूं। अगर मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड आए तो हम छोड़ देंगे, अगर वो नहीं आए तो पूरे के पूरे 35 लाना भी पॉसिबल है, बट उसके लिए वैसी रिवीजन और प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। बट 30+ जाना मेरे हिसाब से इतना मुश्किल काम नहीं है। क्यों नहीं है सर? ये रीजनिंग का सिलेबस है, ये लाल बक्से के अंदर जो है वो मेंस का पार्ट है, इसको छोड़कर बाकी सारा प्रीलिम्स का पार्ट है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है सर, 35 मार्क्स में से कम 15 मार्क्स की तो पजल्स ही आनी है। 35 मार्क्स में से कम 15 मार्क्स की पजल्स ही आनी है, तो इसका वेटेज मिनिमम 15 मार्क्स है, मिनिमम 15 मार्क्स, ठीक। और पजल भी कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होती है, क्लर्क की पजल आसान होती है। एक आध पजल गलती से मिली तो वो ठीक ठाक लेवल की मिलती है, वरना क्लर्क की पजल आमतौर पे आसान ही आती है, ठीक। उसके बाद ये अल्फाबेट, ये चैप्टर है अल्फाबेट, ये चैप्टर आपका 5 से 7 मार्क का वेटेज रखेगा। तो सिर्फ रीजनिंग के 2 चैप्टर आपके 20-22 मार्क का वेटेज रखेंगे, 20 से 22। तो ये 2 चैप्टर अगर आपने ढंग से कर लिए, ढंग से, अल्फाबेट में अगर 5 से 7 मार्क के क्वेश्चंस आए हैं तो 3 मिनट, मतलब एक क्वेश्चन 30 सेकंड अल्फाबेट हम कंसिडर करके चलेंगे। पजल में भी सेम, अगर 5 मार्क की पजल है मैक्सिमम 2 मिनट, 5 मार्क की पजल के लिए क्लर्क में मैक्सिमम 2 मिनट, ऐसा हिसाब किताब अगर लेके चले, उसी हिसाब से प्रैक्टिस करें तो हम इसको अचीव कर लेंगे। करना कैसे है, करना कैसे है? रिपीटर हो तो क्या करना है, आपको हर रोज मिसलेनियस के 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करने, हर रोज करने। रिपीटर है, आपको अभी कुछ नया पढ़ना नहीं है, हर रोज मिसलेनियस के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और हर रोज 5 पजल सॉल्व करनी है रिपीटर्स ने। हर रोज मिसलेनियस के 5 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे, हर रोज 5 पजल्स खुद से सॉल्व करोगे, ठीक। इसके अलावा जब शाम के 7 बजे मैं लेक्चर ले रहा हूं यूट्यूब पर, तो क्या करोगे सर? तो ये आपकी सारी चीजें अपने आप हो जाएगी, क्योंकि उसमें कंप्लीट मॉक डिस्कस कराऊंगा। कंप्लीट मॉक में सारा मिसलेनियस ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, एक आध दूसरा टॉपिक, हर दिन सारे नहीं होंगे, एक आध दूसरा टॉपिक मिस रहेगा, बट वो अगले दिन कवर हो जाएगा। तो ऐसे आप डेली बेसिस पे ये सारी चीजें करोगे और पजल्स की प्रैक्टिस आप लोगों की चलती रहेगी। जो लोग बिगिनर्स है, जो लोग फ्रेशर्स है, उनको अपने कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर कर लेने हैं, ठीक है। जो भी बिगिनर है, जो भी फ्रेशर है, उनको अपने कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर करने हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको मैक्सिमम प्रीलिम्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम 30 दिन बहुत हो जाएंगे। 30 दिन के अंदर प्रीलिम्स के सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हो। डेली बेसिस पे अगर 1-2 घंटे भी रीजनिंग के लिए निकाल लिए तो आराम से हो जाएगा। जब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे आप टाइमर के साथ प्रैक्टिस शुरू करोगे। आपने आज एक चैप्टर शुरू किया इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो इनइक्वालिटी की प्रैक्टिस आप टाइमर के साथ शुरू करोगे। टाइमर के साथ इनइक्वालिटी, फिर टाइमर के साथ सिलोजिज्म, टाइमर के साथ कोडिंग डिकोडिंग। तो ऐसे क्या होगा ना सर, कि आपके ऊपर उस पर्टिकुलर टॉपिक में स्पीड का टेंशन एट द एंड ऑफ सिलेबस नहीं रहेगा। आमतौर पे क्या होता है ना, एस्पिरेंट्स यही गलती करते हैं कि पहले सारा सिलेबस कंप्लीट करते हैं। सिलेबस जब कंप्लीट करते हैं तो वो सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देते हैं, मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उस टॉपिक की स्पीड के ऊपर ध्यान देते ही नहीं है मैक्सिमम एस्पिरेंट, और गड़बड़ यही पे हो जाती है।
आपने करना क्या है, इनइक्वालिटी एक टॉपिक पढ़ लिया आपने, तो इनइक्वालिटी को एकदम अच्छे से समझ लेना है। जब कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ क्लियर हो गया इनइक्वालिटी, टाइमर के साथ प्रैक्टिस शुरू करो और एवरी 5-6 दिन बाद चेक करते चलो कि मेरा टाइम इंप्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। इनइक्वालिटी पढ़ने के लिए मान लो 2 दिन लग गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 दिन आराम से ले लो। उसके बाद प्रैक्टिस करो, 5-6 दिन इनइक्वालिटी प्रैक्टिस करो और टाइम का जजमेंट ले लो। उसके बाद 2 दिन बाद आपने सिलोजिज्म पढ़ा, सिलोजिज्म को पढ़ने के लिए मान लो 5 दिन लगे, तो उन 5 दिन में इनइक्वालिटी छोड़ना नहीं है, हर दिन 5-10 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के प्रैक्टिस करते रहना है। तो जो भी टॉपिक आप लोग आगे पढ़ोगे उस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, पिछले टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है। इनइक्वालिटी पढ़ लिया, सिलोजिज्म पढ़ लिया, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया, अल्फाबेट पढ़ लिया, ब्लड रिलेशन पढ़ने चले गए, ब्लड रिलेशन पढ़ने चले गए। इन 4 टॉपिक को पढ़ के इन 4 टॉपिक्स को छोड़ो मत, हर टॉपिक के 5-5 क्वेश्चन डेली सॉल्व करो। ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट या आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा चला जाएगा। तो बिगिनर लोगों का पढ़ाई का स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए? पढ़ाई का स्ट्रैटेजी उनका ऐसा ही होना चाहिए कि आप लोगों ने पहले जो चीजें पढ़ रखी है उन चीजों के ऊपर जो कमांड आपने पढ़ने के टाइम हासिल करी थी वो जैसे जैसे आगे जाए वो आपसे छूटे ना, और इसीलिए पहले के टॉपिक्स आपको रिवाइज और प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो रीजनिंग में 2 मेन टॉपिक्स है, इनके ऊपर फोकस रखना है। और इन केस अगर आपको लगता है कि पजल्स की बेसिक थियोरी, सारे टाइप के पजल्स की सारी टाइप की बेसिक थियोरी एक कंप्लीट लेक्चर आपको चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बताना, वो लेक्चर मैं प्लान कर लूंगा और उस हिसाब से आपको दे दूंगा। ठीक है, अगर चाहिए तो, अगर लगता है नहीं चाहिए तो फिर कोई इशू नहीं, कमेंट करना अगर चाहिए हो तो। ठीक, तो सिलोजिज्म का प्रीलिम्स का पार्ट क्लियर। अब जैसे ही अगले 20 से 25 दिन में आपको रीजनिंग में प्रीलिम्स को लेकर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो फिर आपका स्केड्यूल क्या होगा? रीजनिंग में आप सेक्शनल मॉक लगाओगे और साथ ही साथ में मेंस की तैयारी करोगे। सेक्शनल मॉक लगाओगे, सेक्शनल मॉक लगाने के लिए सर 20 मिनट जाएंगे आपके, है ना। रीजनिंग के सेक्शन का मॉक लगाने के लिए 20 मिनट जाएंगे, उसका एनालिसिस करने के लिए और 40 मिनट पकड़ लो, तो 1 घंटा मॉक, सेक्शनल मॉक के लिए चला गया। मॉक देना, एनालिसिस करना, उसके बाद आपको मेंस की तैयारी करनी है। मेंस प्रीलिम्स के बाद देखेंगे, ये दिमाग से निकाल देना, आप नहीं कर पाओगे। आज की तारीख में जितना कंपटीशन है, मैं आपको बता रहा हूं, प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद मेंस आप कवर उस लेवल तक बहुत डाउटफुल है। हाँ, लोगों ने कर लिया है, पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन लोगों ने मतलब नोटिफिकेशन के साथ साथ प्रिपरेशन शुरू किया और सिलेक्शन ले लिया, बहुत कम लोग हैं। ज्यादातर लोगों को परेशानी होती है। अब आप कौन से कैटेगरी में आते हो ये खुद के बारे में सोचना और डिसीजन ले लेना, स्टार्टिंग से करना है या आगे जाके करना है। ठीक, तो यहां पर सेक्शनल मॉक दे दिया। और मेंस में आपको क्या करना है डिटेल में मैं आगे बात करूंगा, सारे सब्जेक्ट में प्री में क्या चीजें फोकस करनी है और मेंस में क्या चीजें फोकस करनी है, आगे डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल दिमाग में इतना रखो, प्रीलिम्स और मेंस साथ में लेके चलना है। ठीक, अब मैं जरा क्वांट की बात करता हूं। क्वांट में भी सेम सिनारियो है, 20 मिनट का टाइम, 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स। क्वांट में मैक्सिमम लोगों का रोना धोना इस वाले सेगमेंट को लेकर होता है, सर अरिथमेटिक नहीं बनती, अरिथमेटिक नहीं बनती, अरिथमेटिक नहीं बनती। मैं आपको एक चीज बता दूं, क्वांट जो आपको 35 मार्क का आने वाला है, 35 मार्क का जो क्वांट आपको आने वाला है, ये 2 सेगमेंट्स के अगर मैं मार्क्स में ला लूं तो 35 में से 20 से 25 मार्क सिर्फ ये 2 सेगमेंट के है। 20 से 25 मार्क स्पीड मैथ्स और डीआई, 35 मार्क्स में से 20 से 25 मार्क सिर्फ और सिर्फ ये 2 सेगमेंट अगर कैरी कर रहे हैं, ये आपका सेगमेंट 15 से 20 मार्क, 15 से 20 डिपेंडिंग ऑन एग्जामिनर का मूड, जैसा उसका मूड है। ठीक है, तो 15 से 20 मार्क अगर यहाँ पे आ रहे हैं, इस सेगमेंट को मजबूत बना लो। हर रोज 5-5, 10-10 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के सॉल्व करो। ठीक, अब डेटा इंटरप्रिटेशन पर आते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन करने के लिए हमें कुछ बेस चाहिए, डायरेक्ट मुंह उठा के डेटा इंटरप्रिटेशन के पास नहीं जा सकते। आपने स्पीड मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन यानी नंबर्स के साथ खेलना सीख लिया, और अरिथमेटिक के ये 3 चैप्टर्स कर लिए अच्छे से, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड एवरेज, ये 3 चैप्टर्स अरिथमेटिक के अच्छे कर लिए, तो ये और ये मिलकर आपके डेटा इंटरप्रिटेशन का बेस बनाते हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में जितने भी मार्क्स आएंगे, कभी कभी 5 मार्क का ही आता है, कभी कभी 5 से 10 मार्क के ऊपर इसका वेटेज आता है। आजकल एग्जामिनेशन में वेटेजेस चेंज हो रहा है, पहले जैसा नहीं रहा कि सब एक ही मतलब सारी शिफ्ट में सेम पैटर्न चला गया, नहीं,
वेटेज चेंज होते रहता है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन का अगर बेस बन गया तो आपके 35 में से 20 मिनिमम 20 मार्क की तैयारी इतने से हो जाएगी। बाकी अरिथमेटिक को इग्नोर करना है बिल्कुल नहीं, बट जो चीजें थोड़ी सी परेशान करती है उन चीजों को आप सिस्टमैटिकली प्लान करो ना सर। अरिथमेटिक परेशान करता है तो एक दिन में सिर्फ अरिथमेटिक लेके मत बैठो, सुबह से रात तक अरिथमेटिक ही कर रहे हो, दिमाग खराब हो जाएगा। लगेगा सर नहीं क्लर्क की एग्जाम देता ही नहीं हूँ, छोड़ देता हूँ मैं। नहीं, जो टॉपिक आपको परेशान कर रहा होगा उस टॉपिक को रोज थोड़ा थोड़ा करो। अरिथमेटिक आप एक चैप्टर 2 दिन में करने की सोच रहे हो, 3 दिन ले लो, है ना। बट पहले क्या होगा ना, ये दोनों सेगमेंट आपने अच्छे कर लिए, स्पीड मैथ्स और डेटा इंटरप्रिटेशन, आपका एक डिसेंट स्कोर क्वांट में आने लगेगा, क्योंकि इधर गलती होने की गुंजाइश नहीं है, नंबर के साथ खेलना है, ठीक है। और उधर ये चीजें क्लियर हो गई, उधर इंफॉर्मेशन का अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई तो फिर आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, एक डिसेंट स्कोर आएगा, और डिसेंट स्कोर को देखकर इधर आपका माइंड थोड़ा सा स्टेबल रहेगा। वरना होता क्या है, अरिथमेटिक 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 के चक्कर में वो बाकी के टॉपिक हमने करे ही नहीं होते हैं, तो स्कोर वैसे ही गंदा आ रहा होता है, तो अरिथमेटिक में और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इन दोनों को करने के बाद डिसेंट स्कोर आने लगेगा। अरिथमेटिक आप और अच्छे से इत्मीनान से और मजे लेके पढ़ सकते हो, आप एफिशिएंटली पढ़ाई कर सकते हो। तो क्वांट में ये चीज याद रखना। इंग्लिश में जैसे क्वांट हमने 3 सेगमेंट में डिवाइड किया है, वैसे इंग्लिश 3 सेगमेंट में डिवाइड होती है। एक होता है रीडिंग बेस्ड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स। ग्रामर बेस्ड, एरर स्पॉटिंग, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, बहुत सारे पैटर्न्स हैं। और वोकैबलरी पर क्लोज टेस्ट आती है, पैराग्राफ में क्वेश्चंस आते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं, वोकैबलरी में स्पेलिंग करेक्शन आता है, फ्रेजेस के मीनिंग्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर बेस्ड इंग्लिश है। मैक्सिमम एस्पिरेंट का गलती क्या होता है पता है, स्टूडेंट को लगता है इंग्लिश का मतलब ग्रामर और क्वांट का मतलब अरिथमेटिक। मैक्सिमम स्टूडेंट के भेजे में यही चीज बसी हुई है, पर ऐसा नहीं है। इंग्लिश में ग्रामर के अलावा 2 चीजें हैं, क्वांट में अरिथमेटिक के अलावा 2 चीजें हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं ग्रामर इग्नोर करो, अरिथमेटिक इग्नोर करो, नहीं। जो चीजें परेशान कर रही है उन चीजों को रोज थोड़ा थोड़ा करो। ग्रामर में रूल रटने के बजाय उनकी प्रैक्टिस ज्यादा करो। रूल आपने कोई पढ़ा ग्रामर में, उस रूल के ऊपर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो। एग्जामिनेशन में कोई रूल आपसे नहीं पूछा जाएगा, पर हाँ उन रूल्स का एप्लीकेशन आपसे पूछा जाएगा। तो ग्रामर में रूल्स का एप्लीकेशन, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी करना। रीडिंग की आदत रखना, मैक्सिमम लोगों को रीडिंग की आदत नहीं होती, और यही चीज मेंस एग्जामिनेशन में बैकफायर करती है। सिर्फ इंग्लिश में नहीं, क्वांट में भी और रीजनिंग में भी। बताऊंगा, अभी मेंस पर ही आने वाला हूं मैं। तो हर एक सब्जेक्ट में करना क्या है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक। जीए इसको मैंने इंक्लूड किया नहीं है अभी तक, वो यहां पर डिस्कस करेंगे। अब देखो, आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है ये 2 स्टेजेस में होने वाला है, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स सारा का सारा खेल होगा सर एक्यूरेसी एंड स्पीड का। प्रीलिम्स सारा का सारा खेल किसका होगा सर, एक्यूरेसी एंड स्पीड का। आपकी एक्यूरेसी और स्पीड कितनी है, क्योंकि मैंने बताया प्रीलिम्स का पेपर आसान आएगा। 100 में से कट ऑफ 70-80 के बीच में मैक्सिमम स्टेट की थी। तो ये कैसे आएगा सर, स्पीड और एक्यूरेसी कैसे आएगा। रिपीटर्स, मॉक टेस्ट लगाते रहो खुद से, मेरे साथ शाम के 7 बजे मॉक टेस्ट लगाते रहो। रिपीटर्स, फ्रेशर्स, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने हैं आपने। सारे के सारे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट जो एग्जामिनेशन में सवाल बन सकते हैं जिन कॉन्सेप्ट के ऊपर, सारे क्लियर कर लेने हैं। आपकी रिवीजन और प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी ज्यादा कर लेनी है आपने। रिवीजन और प्रैक्टिस क्या होता है, जब बात स्पीड की आती है तो हमारे दिमाग का रिएक्शन टाइम कम होना चाहिए। क्या होता है, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, समझते हैं, और फिर सॉल्व करने का मेथड सोचते हैं और फिर उसको इंप्लीमेंट करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने में इतनी सारी प्रोसेस होती है। पढ़ो, पढ़ी हुई चीज को समझो, समझी हुई चीज को एनालाइज करो, फिर खोपड़ी के किसी एक कोने में मेथड बैठा होगा, उस मेथड को उठाओ और फिर वो मेथड इंप्लीमेंट करो, फिर कैलकुलेशन करो, फिर आंसर आता है। रिवीजन और प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतना कम टाइम हम किसी भी डेटा को समझने के लिए लेते हैं। तो रिवीजन और प्रैक्टिस, बहुत सारे एस्पिरेंट एक ही गलती करते हैं।
रिवीजन ही नहीं करते हैं। उनको लगता है एक बार चैप्टर कर लिया, अब दोबारा क्यों कॉन्सेप्ट में देखूं, अरे हो गया वो चैप्टर। नहीं, आपने उस चैप्टर के अगर नोट्स बनाए हैं तो बेस्ट केस सिनेरियो है उस नोट से बार बार रिवीजन करो। मैं खुद मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे वो जो नोट्स मैं बना दिए थे, मैंने हर रोज पढ़ाई को बैठने से पहले आधा घंटा सिर्फ पिछले सारे चैप्टर का रिवीजन, नोट्स बनाए, देख ले क्या है वो नोट्स, है ना। इनइक्वालिटी में कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, ये कैसे करना, ये कैसे करना, ये कैसे करना, हाँ रिवीजन कर ली, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर आगे बढ़ लिया। सिलोजिज्म की रिवीजन कर ली, कौन कौन सा रूल है, कैसे सिचुएशन में कौन सी चीज़ लगानी है, अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री किधर लगता है, इधर और किधर लगता है, किधर नहीं लगाना है, कौन सा एक्सेप्शनल केस है, सारा रिवाइज कर लिया, फिर 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर अगला चैप्टर। मैक्सिमम आधा घंटा लगता है, मैक्सिमम। शुरू में ज़्यादा लगेगा बट आगे चल के आधा घंटा मैक्सिमम लगता है। तो रिवीजन और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी ज़्यादा करनी है। और जब आप उस टॉपिक में परफेक्ट बन जाओगे, इनइक्वालिटी में परफेक्ट बन गए, सारे कॉन्सेप्ट्स भी आ गए, 100% एक्यूरेसी भी मिल गई, जिस भी टॉपिक में आप परफेक्ट बनोगे उसमें टाइमर के साथ प्रैक्टिस करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। क्योंकि अभी तक आप लोगों ने एक्यूरेसी गेन कर रखी है, अब आपको चाहिए स्पीड। स्पीड कैसे आएगी? स्पीड के साथ प्रैक्टिस करने से स्पीड आएगी। स्पीड कैसे आएगी? शुरू में हो सकता है इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हो, सिलोजिज्म के क्वेश्चन हो, आप स्टिपुलेटेड टाइम में सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। शुरुआत में मान लो सिलोजिज्म के 10 क्वेश्चन लिए, उनको सॉल्व करने के लिए आपको 15-20 मिनट लग रहे, नॉट एन इशू। वो टाइम धीरे धीरे कम करके 10 क्वेश्चन का 4-5 मिनट के ऊपर लाना है, आराम से आता है। सब जिन लोगों ने सिलेक्शन लिया है या जो लोग बहुत टाइम से हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं उन सब ने लाया है, आपका भी आएगा, रिवीजन और प्रैक्टिस से आएगा। टाइमर के साथ प्रैक्टिस करनी है। जब सारे टॉपिक्स के ऊपर टाइमर के साथ प्रैक्टिस करनी है तो आपको खुद से मॉक्स लगाने हैं। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, प्रीलिम्स में सिलेबस लिमिटेड है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट, ज़्यादा वैरायटी, ज़्यादा पैटर्न एग्जामिनेशन में आते नहीं है, वही चीज़ें एग्जामिनेशन में आती है और सिर्फ यही रीज़न है कि कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो आपको सिर्फ टारगेटेड पढ़ाई प्रीलिम्स के लिए करनी है, वही चीज़ें जब आपकी हो गई, रिवीजन और प्रैक्टिस करारी करनी है, खुद से मॉक लगाने हैं, उनका प्रॉपर एनालिसिस भी करना है। तो ये तो प्रीलिम्स की तैयारी हो गई। मॉक्स किस स्टेज पर आ गए तो उसके एनालिसिस करो, कैसे इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है ये देखो। अब मेंस के ऊपर आते हैं। अब जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तो प्रीलिम्स में आप जो कॉन्सेप्ट सीख चुके हो ना, वही कॉन्सेप्ट के ऊपर मेंस में सवाल आता है। मेंस में आपको अलग नहीं पढ़ना है सिवाय वो 3 चैप्टर्स, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी और एनालिटिकल रीजनिंग। सिर्फ रीजनिंग में ये 3 चैप्टर है जो आपको नए पढ़ने हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में रिस्पेक्टिव टीचर्स आपको बता देंगे। तो आपको जब भी कोई भी टॉपिक, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, पजल्स, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये 7 अल्फाबेट्स, ये 8 चैप्टर्स जो आप प्रीलिम्स में पढ़ोगे, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट एज इट इज मेंस में काम आएंगे। उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर मेंस में सवाल पूछे जाएंगे। बस मेंस के सवाल थोड़े से लेंदी होंगे और घुमाकर आप लोगों को पूछे जाएंगे। लेंदी सवाल तो मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई चीज प्ले करती है तो मेरे हिसाब से वो है कॉम्प्रीहेंशन, है ना। कॉम्प्रीहेंशन का क्या मतलब है? जो भी क्वेश्चन आप लोगों को दिया है वो क्वेश्चन आप कितने अच्छे से समझ पाते हो, क्योंकि क्वेश्चन ही अलग तरीके से, अलग फॉर्मेट में फ्रेम किया हुआ होता है, वो आपको समझना चैलेंजिंग होता है। ठीक, मेंस एग्जामिनेशन में कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आती है, उनको टैकल करने के लिए आपके पास कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए, आपका पेशेंस लेवल अच्छा होना चाहिए और आपका मेमोराइजेशन, मतलब जो भी डेटा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने की आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए। अब ये नहीं है तो प्रैक्टिस के साथ इसको बढ़ाया जा सकता है। रेगुलर रिवीजन और प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक, उसके बाद ये जो मैंने चीज आपको बताई है, ये वही बताया कि मेंस एग्जामिनेशन के लिए आप नया कुछ भी नहीं पढ़ोगे किसी भी सब्जेक्ट में। कुछ 2-4 टॉपिक अगर एक्स्ट्रा पढ़ने पड़े मेंस के लिए तो बात अलग है, जैसे रीजनिंग में आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं, बाकी आपको सारी चीजें वही पढ़नी है, बस उनके ऊपर क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया जाएगा। तो मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी में यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उस सिलेबस के ऊपर आपको मेंस एग्जामिनेशन में सवाल कैसे बनाए जाएंगे। कैसे पता चलेगा सर आपको? क्वेश्चन सॉल्व करके, है ना। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा? करने के बाद पता चलेगा, करके तो देख, है ना। तो यहां पर जब आप मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चंस आपको बता देंगे कि यार मैं किस तरीके से आता हूं। शुरू में बहुत परेशानी होगी मेंस में हमें 50 to 60% मार्क्स लाने हैं। प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए जहां पे 70 to 80% मार्क्स लाने हैं, मेंस में हमें 50 to 60%,
60% भी मैंने हायर साइड बोल दिया कट ऑफ का। तो मेंस एग्जामिनेशन में शुरू में बहुत परेशानी होगी, और यहीं पे आप लोगों का पेशेंस और कन्विक्शन काम आएगा कि आपको यस करना ही करना है, क्योंकि अक्सर इसी तैयारी में लोग प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। बट मेंस एग्जामिनेशन सलीके से पढ़ो, सही ढंग से पढ़ो, तो आपको परेशान नहीं करेगी मेंस, उतनी नहीं परेशान करेगी। ठीक, तो ये मेंस एग्जामिनेशन के ऊपर कमांड हासिल कर ली, क्वेश्चन देख लिए। मेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए टाइम लगता है, बट किस लेवल के क्वेश्चन को कितना टाइम लगना चाहिए इसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक, और ये जो प्रैक्टिस ऑफ गुड लेवल क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तभी आप मेंस में माहिर बन पाओगे। जब आपका प्रीलिम्स का सिलेबस 20-25 दिन में कंप्लीट हो चुका होगा, तो आप प्रीलिम्स के लिए रोज 1 से 2 घंटा ही दोगे, 1 से 2 घंटे ही प्रीलिम्स के लिए दोगे, बाकी अपना टाइम मेंस के लिए डेडिकेट करोगे। प्रीलिम्स के पहले एक 15 से 20 दिन आप मेंस की तैयारी थोड़ी सी रोक दोगे और पूरा ध्यान प्रीलिम्स पर दोगे। प्रीलिम्स के पहले 15 से 20 दिन प्री और मेंस दोनों भी साथ में चलेगा, चाहे आप रिपीटर हो चाहे आप फ्रेशर हो। रिपीटर को तो डे 1 से मेंस पे फोकस करना है। ठीक है, अब ये प्री और मेंस, प्रीलिम्स और मेंस का बता दिया। अब ये सारा तरीका, इस सारे तरीके से आप अपना खुद का प्लान बना के पढ़ सकते हो। दी बेस्ट केस सिनेरियो, दी बेस्ट केस, है ना। अगर आपने खुद का प्लान बना लिया और पढ़ लिया, दी बेस्ट केस सिनेरियो। इन केस आपको लगता है खुद से प्लान बनाकर आपको इंप्लीमेंट करने में मुश्किल होगी, तो आप हमारे साथ क्रैक 2.0 इस बैच में जुड़ना। एक्सक्लूसिव एसबीआई क्लर्क को टारगेट करते हुए बैच बनाई है। आपके प्रीलिम्स के पहले सारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, तो आपके एग्जामिनेशन के पहले सारा सिलेबस हो रहा है, सारा का सारा। तो एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए टाइम मिलने वाला है। बैच ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। हाँ, तो ये बैच अगर ज्वाइन करने की सोच रहे हो तो तुरंत कर डालो, सोच रहे हो तो। अगर आपने खुद से प्लानर बना लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंप्लीमेंट करो बिंदास। यूट्यूब पर प्रैक्टिस क्लासेस रोज शाम को 7 बजे मैं लेता ही हूँ। ठीक, और ये जो क्रैक बैच है ये महापैक में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जिस किसी के पास महापैक है और वो दूसरी कोई बैच फॉलो नहीं कर रहा, जो बैच फॉलो कर रहा है वही बैच कंटिन्यू रखना। अगर कोई बैच फॉलो नहीं कर रहा तो क्रैक 2.0 बैच फॉलो करना। ठीक, और बाकी बस सिलेक्शन जल्दी से ले लेना यार, है ना। और झुकने का नहीं, किसके सामने? अपनी गलत आदतों के सामने। आपको हराने वाला एक ही इंसान होता है दुनिया में, वो आप खुद हो। तो जो आपका वर्जन आपको हराता है, उस आपके वर्जन के सामने झुकने का नहीं। That's it from my side in this session. Thank you, take care, and सबसे important, enjoy your time. Bye bye.